नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। अगर आप सोशल वर्क और नेट से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और हमसे आगे जुड़े रहने के लिए और जो लेटेस्ट अपडेट है उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो सोशल वर्क की थीरीज थी उनके बारे में बात किया था। उसमें से 3 थीरीज को हमने कवर कर लिया था और आज हम बाकी की थीरीज को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी जो होती है उसे हम मनोगतिकी सिद्धांत भी कहते हैं और यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि व्यक्ति यानी इंडिविजुअल जो है उसके डेवलपमेंट में किस तरीके से और उसके जो मनोविकार हैं उसमें किस तरीके से जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन है, वो अपना प्रभाव डालता है। इसके बारे में ये सिद्धांत हमें जानकारी देता है। और इसके जो प्रतिपादक थे, जो फाउंडर थे, वो सिगमंड फ्रायड थे। बाद में इसे कॉल जुंग, अल्फ्रेड एल्डर एंड एरिक एरिक्सन ने भी डेवलप किया था। खास तौर से ये जो होता है ये हमें बताता है कि कैसे जो अनकॉन्शियस ड्राइव्स होते हैं वो अपना अपना प्रभाव छोड़ते हैं हमारे बिहेवियर पे, मतलब मनुष्य के बिहेवियर पे। जो मनुष्य का जो बर्ताव है, जो उसका व्यवहार है, उसमें कैसे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें दबी होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वो कैसे किस तरीके से हमारे अ, अ, जो आज के समय को, जो मतलब हमारा वर्तमान है, उसको कैसे इफेक्ट करती है, उसके बारे में बताता है। और ये अनकॉन्शियस जो चीजें होती हैं, ये हमारा कोई डर हो सकता है, हमारी कोई इच्छा हो सकती है, या हमारा कोई इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है जिसको हम अपने अचेतन मन में अनजाने में ही दबा देते हैं। वो फिर बाद में आगे चलकर किसी मनोविकार के रूप में या हमारे व्यवहार में झलक के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने हमारे व्यक्तित्व के बारे में कहा था कि हमारे व्यक्तित्व है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है। जिसमें 3 घटक जो होते हैं वो होता है ईड, ईगो और सुपर ईगो। मतलब जो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है ये इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं कि ईड क्या है। ईड के बारे में कहा जाता है, इसे इदम भी कहते हैं हिंदी में। और इसके बारे में ये कहा गया है कि जो इडम, जो ईड होता है, वो जो हमारा प्रिंसिपल है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो उसके अंदर सही गलत की पहचान नहीं होती है और क्या चीज कैसे व्यवहार करना है उसको ये समझ नहीं होती है। वो अपनी जो उसकी मूलभूत इच्छा है, जो उसको जो चीज उसे पसंद है करना, वो उस चीज को करता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो अगर हम बात करें हमारे जो सोसाइटी है उसमें ये चीज प्रचलित है कि जैसे कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है, तो वो आपका गेस्ट होता है। उस गेस्ट को आप अगर जब आता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको अच्छा अच्छा खाने को देते हैं, पानी पीने को देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, वो जिद करते हैं कि उन्हें भी वो चीज खानी है उस टाइम पे। तो देखा जाए तो वो सही मैनर नहीं कहा जाता है, कि मतलब ये अच्छी मैनर नहीं होता। हम बच्चों को सिखाते हैं कि जब भी गेस्ट आए तो पहले हमें उन्हें खाने देना चाहिए, बाद में हम उसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है जिसमें बचपना होगा, वो क्या करता है कि वो उस चीज उसी टाइम पे चाहिए होती है। अगर उसे मान लीजिए कोई खिलौना पसंद आ गया, और वो तब ये नहीं सोचेगा कि उसके पेरेंट्स के पास पैसे हैं या नहीं, या वो सिचुएशन उस टाइम पे है या नहीं, वो उस चीज का जिद करेगा, उसको वो चीज चाहिए। तो ये चीज होती है आपकी ईड, बच्चे की तरह होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है, कि मतलब जो चीज उसे खुशी दे रही है वही काम वो करेगा। इसके बाद जो आता है वो जो दूसरे नंबर पे हम देखते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वो मोरल प्रिंसिपल पर आधारित होता है। इसकी ये चीज होती है कि इसका मतलब ये जो नैतिकता और मूल्यों की बात करता है, इसमें अधिकतर ये क्या करता है, जो ईड की जो इच्छाएं होती है उसको दबाने का प्रयास करता है, जो समाज में स्वीकृत नहीं है। जैसे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मोरल्स जो बने हुए हैं, जो वैल्यूज हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे लिए रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन इंसान उसके ऊपर काम करता है, वो उस तरीके से ही व्यवहार करता है। ये सुपर ईगो होता है जो एक तरीके से हमारे व्यवहार पर कंट्रोल करता है इस तरीके से। लेकिन
इसमें कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो रियलिस्टिक नहीं होती है, वो सिर्फ ऐसे मोरल, क्योंकि समाज ने ऐसा कह दिया है तो हम उसको कर रहे हैं। तो ये उस पर आधारित होता है। ये मतलब घर के अगर बड़े बुजुर्ग को हम देख लें, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मोरल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें उस सिचुएशन में वो लागू नहीं हो रहा है, वो रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सिचुएशन बदल गई है, चीजें चेंज हो गई हैं, फिर भी लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से सुपर ईगो काम करता है। अब हम बात करते हैं ईगो के बारे में। ईगो जो होता है वो व्यक्तित्व का जो मध्यवर्ती भाग होता है, मतलब जो बैलेंस करने का काम करता है। अधिकतर क्या होता है जब ईट का होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ईट ईट जो है वो कहता है कि मुझे अभी ये चीज चाहिए, जबकि जो सुपर ईगो होता है वो उसको मना कर रहा है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते हैं, ये हमारा, ये राइट में नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है ये करने का। लेकिन जो ईगो होगा वो दोनों चीजों को देखेगा, जो चीज उस टाइम पे आइडियल होगी, जो बीच का रास्ता होगा, जो रियलिटी पे आधारित होगी। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातों में या फिर अपने मन के सुख के लिए वो चीज उसी टाइम पे कर दे। वो प्लान करेगा, वो चीजों को सोचेगा, बैलेंस करेगा, फिर उस हिसाब से वो जो भी चीजें जो ईट की जो चीजें हैं, उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो समाज में जो चीज एक तरीके से हम कहें कि स्वीकृत की गई है, उसको उस फॉर्म में वो करेगा, और इस तरीके से वो दोनों चीजों को लेकर चलेगा। तो ये काम होता है ईगो और सुपर ईगो का, जैसा कि पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में सिगमंड फ्रायड ने बताया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसके बाद एक जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जो एक के बाद एक कंप्लीट करने के बाद आते हैं, और ये जब बच्चा होता है तभी से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। और इनके साथ कुछ न कुछ अपने कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट जुड़े होते हैं, जो अगर व्यक्ति उस कॉन्फ्लिक्ट को अगर रिजॉल्व कर ले जाता है तो उसकी पर्सनालिटी उस तरीके से अच्छे तरीके से डेवलप करती है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट है जिसको सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, तो बाद में आगे जाके उस व्यक्ति के स्वभाव में या उसकी पर्सनालिटी में हमें वो चीजें देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से उसके अंदर मनोविकार और बाकी चीजें उत्पन्न होती हैं। तो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने बताया था, इसके स्टेजेस के बारे में भी बताया था। इसके बारे में हम डिटेल में आगे की टॉपिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद जो एक इन्होंने चीज कही थी वो थी डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। साइकोडायनेमिक थ्योरी के अनुसार इनका कहना था कि जो भी हमारे दिमाग में जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें तनाव उत्पन्न करती हैं, हम कई बार ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसा गिल्ट होता है जो हमने कोई गलती की होती है जिसके कारण हम बहुत तनाव या ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि हमारे लिए वो हैंडल करना मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो हमारा अचेतन मन होता है वो इस तरीके से मैकेनिज्म, कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है, जिससे क्या होता है कि हम उस एंजाइटी से बच सके, ताकि हम वो गिल्ट है उसको उससे दूर हो सके। तो ये बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे इसमें डिनायल है, रेशनलाइजेशन है, प्रोजेक्शन है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर हम प्रोजेक्शन का उदाहरण लें तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जिसकी गलती से, मान लीजिए उसकी गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या कहेगा, वो ऐसे कहेगा कि वो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गलत साइड पे गाड़ी चला रहा है, तो वो क्या बोल देगा कि वो बोल देगा कि आगे वाला व्यक्ति है जो वो नशे में था, वो पी के आ रहा था, इस वजह से उसने गाड़ी आके लड़ा दी, तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तो अपना जा रहा था, लेकिन वो आके मुझसे लड़ गया। तो इसने क्या किया, अपनी गलती किसी और पे प्रोजेक्ट कर दी। या इसके अलावा जैसे रिएक्शन फॉर्मेशन है, जैसे कोई चीज आपको पसंद है लेकिन समाज में वो चीज स्वीकृत नहीं है, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा, वो उसके उल्टा उल्टा जो होता है रिएक्शन फॉर्मेट कर लेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई कोई लड़का है वो किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन समाज में ये चीजें अगर मान लीजिए भारतीय समाज में है, ये चीजें अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा फिर, तो वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है तो वो वाला अपना रूप नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा, वो उससे लड़ेगा झगड़ेगा, वो एक तरीके से दिखाएगा कि मैं इस लड़की को ना पसंद करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये रिएक्शन फॉर्मेशन हो गया। और ऐसे ही बाकी के जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, उनके बारे में अभी हम आगे में डिटेल में इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना ही इसको रखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो साइकोडायनेमिक थ्योरी का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो साइकोडायनेमिक थ्योरी है इसका हम
साइकोथेरेपी में यूज करते हैं। जब इंसान के अंदर कोई मनोविकार होता है या उसकी पर्सनालिटी में कुछ कोई समस्या आती है या उसके सोचने के तरीके में कोई समस्या आ रही है, उसको एंजाइटी या स्ट्रेस ये सारी चीजें हो रही हैं बट उसे पता नहीं है कि उसके अंदर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, तो साइकोथेरेपी में ये सारी चीजें यूज में आती हैं। हम साइकोडायनेमिक थ्योरी का यूज करते हैं थेरेपी के लिए। इसमें जो हमारा जैसे कि हमें पता है कि इसमें हमने डिस्कस किया है कि ये जो भी हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा व्यवहार चेंज होता है, जैसे अनकॉन्शियस फोर्सेस जो होते हैं, हमारा कोई गिल्ट है, कोई हमारा कोई डर है, फियर है, जिसकी वजह से वो हमने अनकॉन्शियसली उसे हमने दबा दिया है, बट वो हमारे बिहेवियर को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, उसी हिसाब से हम अपना व्यवहार कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने में ये हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि हमने बात किया था, स्टेजेस होते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट कोई उत्पन्न होता है, अगर हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आगे चल के वो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि ये व्यक्ति तो जानता नहीं है कि ये किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे आया है। तो ये चीजें समझने के लिए कि उसके पास्ट में क्लाइंट जो है उसके पास्ट में क्या चीजें हुई, कैसे ये चीजें पर्सनालिटी में देखने को मिल रही है, ये सब चीजें कैसे पता चलेंगी, तो ये हम इसका हेल्प ले सकते हैं। साइकोडायनेमिक जो थ्योरी होती है इसको हम यूज करते हैं इसमें। इसके बाद जो हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है उसको हम सही तरीके से कैसे डेवलप करें, कैसे चीजों को, जो हमारे पीछे जो प्रॉब्लम है, जो हमारी सिचुएशन है, उसको समझने के लिए, और उस सिचुएशन का क्या कारण था या फिर हमसे जो गलती हो जाती है किसी तरीके से, या हमारे व्यवहार में कोई समस्या आती है, तो उस चीज को हम कैसे सही तरीके से समझें। हम किसी गिल्ट या फियर को किसी रैंडम तरीके से, मैकेनिज्म से, डिनायल या ऐसे करके ना करें, उसको सही तरीका क्या होगा कि हम उससे कोप कर सके, कैसे एक्सेप्ट करें हम अपनी जो हमारी गलती है उसको, और फिर कैसे उसमें हम इम्प्रूव करें बिना किसी गिल्ट के। इस पे हम काम करते हैं इसके एप्लीकेशंस के थ्रू। चलिए तो हम चलते हैं, हम आगे की थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो थ्योरी है हम उसके बारे में बात करेंगे, ये है ट्रांसपर्सनल थ्योरी। ट्रांसपर्सनल थ्योरी जो होती है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जो व्यक्ति का जो एक बेसिक नीड है उससे कैसे उसके धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं फिजिकल नीड से, फिर उसका जो एक रेफरेंस और बिलोंगिंगनेस से डेवलप करते हुए कैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, जहाँ पे वो खुद के बारे में, अपने इंटरनल चीज़ों के बारे में जान पाता है, वो खुद को समझ पाता है कि उसके लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, वो इस चीज़ को जान पाता है। तो ये ट्रांसपर्सनल थ्योरी जो होती है एक व्यक्ति के विकास में और उसका स्पिरिचुअलिटी और अपने बारे में जो सेल्फ अवेयरनेस है उसके बारे में ये थ्योरी हमें बताती है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो अब्राहम मैस्लो ने इस थ्योरी को दिया था, जिसमें उन्होंने नीड्स थ्योरी को बताया था, 5 स्टेजेस जो उन्होंने दिए थे अपने, ये 1960 के दशक में जो इन्होंने दिया था। इसके बाद इसको और ज़्यादा डेवलप करने का काम स्टेंसल, ग्रोव, केन विल्बर और बाकी लोगों ने किया। ये जो जो थ्योरी होती है ये खास तौर से अलग अलग डिसिप्लिन जो है, जो हमारी साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, जो हमारा रिलीजन है, स्पिरिचुअल है, इन सबको मिला के ये बना हुआ है। साइकोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे इस थ्योरी में आपको देखने को मिलेगी, जो फिलोसफिकल चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी, कैसे रिलीजन के थ्रू चीज़ों को इंसान खुद को ढूंढ पाता है, अपने अपने धर्म से जुड़ के, जो स्पिरिचुअलिटी है उससे जुड़ के कैसे अपने आप के अंदर की जागरूकता को वो बाहर ले आता है, और कैसे अपने आप को, अपने व्यक्तित्व का जो एक कहते हैं जो चरम बिंदु है उस पर पहुंचता है, जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है उस पर पहुंचता है, इसके बारे में ये थ्योरी बताती है। इस थ्योरी का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये थ्योरी हमें हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो हमारा खुद का जो एक तरीके से हमारे व्यक्तित्व का जो विकास होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, उस एक्सपीरियंस को ये चीज़ें बताता है। ये थ्योरी उसमें हेल्प करता है हमें समझने में कि कैसे कैसे हमने अपनी जो बेसिक चीज़ों से लेकर फिर जो हमारे एक स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारा एक जो सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट है उस पर हम कैसे पहुंचते हैं, इस पूरे एक्सपीरियंस को ये थ्योरी जो है हमें समझने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये हमें पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझने में, और हम कैसे अपने आप का हम अपना व्यक्तिगत विकास कर पाएँ,
जो है उस पे काम करता है। आप देखेंगे जैसे कि कोविड के टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज के लिए मेडिटेशन और बाकी योगा वगैरह जैसी चीजें जो थी उनको ले आया था, ताकि उस टाइम पे जो लोग अपनी मतलब काम से जुड़ी हुई चीजें तो थी ही, लेकिन उनके हेल्थ और बाकी जो इश्यूज थे कैसे उनको रिजॉल्व किया जाए और कैसे वो अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम कर सके, ताकि वो बाकी चीजों में भी अच्छे ढंग से फंक्शनल हो सके अपने बाकी काम में उस चीज को करने के लिए। तो ये वहाँ पे मेडिटेशन वगैरह का यूज करके लोगों को ये चीजें सिखाई गई थी। तो एक तरीके से जो ट्रांसपर्सनल थियरी है वो इंसान को पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जब व्यक्ति अपने जो उसके जो सामाजिक जो योगदान होते हैं उसको जब वो पूरा कर लेता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे मुड़कर अपने आप को देखता है एक बार कि उसने क्या चीजें की हैं अभी तक, तो क्या नहीं किया है। और एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है जहाँ पे उसको फील होता है कि हाँ मुझे जो अचीव करना था अपनी लाइफ में, जो चीजें करनी थी मैंने कर ली हैं। ये चीजें वो इसके द्वारा ही जान पाता है जब वो मेडिटेशन और बाकी चीजें कर रहा होता है। फिर एक टाइम आता है कि वो अपने जो मेन एम होता है इन सब चीजों को छोड़कर जो मतलब जो प्लेजर के लिए या फिर किसी सोसाइटी में स्टेटस के लिए कर रहा है, उन सब चीजों को छोड़ के ये एक अलग तरीके से वो क्या चाहता है, उसके उसकी क्या जो लाइफ का उद्देश्य है उसको ढूंढ पाने में ये हेल्प करता है। और इसमें जो हमारे थेरेपेटिक अप्रोचेज होते हैं वो क्या यूज होते हैं, मतलब कि ट्रांसपर्सनल थेरेपी कैसे हम यूज करते हैं। तो इसका तरीका होता है जैसे कि गाइडेड विजुअलाइजेशन होता है, जिसमें थेरेपिस्ट जो होता है वो व्यक्ति को अपनी जो आइडियल सिचुएशन है उसमें कैसे वो खुद को देख रहा है, कैसे वो खुद को ग्रो होते हुए देख रहा है, ये सारी चीजें वो उसको हेल्प करता है विजुलाइज करने में, ताकि जो व्यक्ति है उसकी जो सही चीजें हैं उसे पता चल सके कि उसे करना क्या है। इसके अलावा ड्रीम वर्क जो उसमें होता है कि उसका क्या करना चाहता है, जो क्लाइंट है उसका उसका सपना क्या है, वो किस तरीके से चीज़ों को करना चाह रहा है, उसके बारे में वो बात करता है, डिस्कस करता है, उसे बोलता है वो अपनी चीज़ों को लिखे, समझे, जाने। इसके अलावा मेडिटेशन जो हमने डिस्कस किया, मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है जिसको यूज़ करके इंसान अपनी जो एक अंदर के जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जो अपना इनर जो क्वालिटीज़ है उनके बारे में जान पाए। इसके अलावा माइंडफुलनेस से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं, हिप्नोसिस है, आर्ट को यूज़ कर सकता है। वो आपका कोई भी आर्ट हो सकता है, या तो आप डांस का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंगिंग, या फिर आपको ड्राइंग करना पसंद है, या आपको कुछ बनाना पसंद है, हैंडमेड चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक थेरेपी जो होती है, इसके अलावा जर्नलिंग, मतलब जिसमें आप डेली अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, जो आपने सिचुएशन जो आप रोज़ देख रहे हो, जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो आप राइट डाउन करते हो अपनी डायरीज में। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंसान को इस तरीके से व्यक्ति अपना जो होता है वो थेरेपेटिक अप्रोचेस यूज होता है, उसमें ये सारी चीजें उसे कराई जाती हैं और उसको खुद के सेल्फ के बारे में और जानने का एक तरीके से रास्ता दिखाया जाता है कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से जाने कि वो एक्चुअल में क्या है और वो क्या चाहता है। ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। वैसे तो ट्रांसपर्सनल थ्योरी जो है उसको कोई साइंटिफिक चीजें नहीं कही गई है कि मतलब ये साइंटिफिक ही है, मतलब इसको अभी कोई साइंस द्वारा इस तरीके से प्रूव नहीं किया गया है कि ये ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी साइकोलॉजिस्ट जो है वो इसका यूज करते हैं अपने थेरेपी में, जैसे मेडिटेशन वगैरह जो है, या फिर गाइडेड विजुअलाइजेशन है, ड्रीम वर्क है, या फिर इसके अलावा हिप्नोसिस वगैरह जो है, ये चीजें यूज की जाती हैं। या फिर डायरी जो डेली डायरी राइटिंग जो लोग करते हैं, वो सारी चीजें जो इसमें आती हैं। ये एक मतलब कह सकते हैं कि ये एक ग्रोइंग फील्ड है। अभी इसके बारे में और चीजें हमें पता चल रही हैं, धीरे धीरे लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, आगे जानकारी इसकी और मिलती रहेगी। लेकिन जो खास तौर से हमने इसके बारे में जाना, ये एक हम इसको मैस्लो की थ्योरी अगर आप देखेंगे तो वो चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है रैशनल चॉइस थ्योरी। जैसे मतलब रैशनल मतलब आप समझते हैं विवेकपूर्ण ढंग से सोचना, चॉइस मतलब होता है कि चुनाव करना। तो विवेकपूर्ण ढंग से जब आप चुनाव करते हैं किसी चीज का, तो इस थ्योरी में उसके बारे में बात की गई है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ये हम जो रैशनल चॉइस थ्योरी होती है वो व्यक्ति जो होता है उसका जो सोशल एक्शन जो है, मतलब कोई व्यक्ति अपने जहाँ पे वो है वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है लोगों के साथ या सोसाइटी में, उसका क्या किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है,
किसी गिवन सिचुएशन में, कोई सिचुएशन उसमें वो किस तरीके से अपने नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है, कैसे वो चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, क्या उसके लिए क्या उसके लिए बेनिफिट है, क्या उसके लिए नुकसान है, उस चीज़ को वो समझ पा रहा है कि उसका वो अपने रिस्क को कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सके। इसके बारे में जब वो रैशनल होके सोच रहा है, वो किसी इमोशंस में आके नहीं काम कर रहा है, बल्कि वो सारी चीज़ों को, सिचुएशन को देखकर, समझकर फिर अपनी जो डिसीजन ले रहा है, ये थ्योरी उसके बारे में बताती है। ये व्यक्ति को एक रैशनल तरीके से सोचने में और फिर उसके हिसाब से व्यवहार करने में और सोसाइटी में फंक्शन करने में हेल्प करता है। और इस थ्योरी का यूज सोशल वर्क में अधिकतर क्लाइंट के साथ किया जाता है, जब क्लाइंट को अपनी सिचुएशन के बारे में अच्छे से नहीं पता होता है, या फिर ऐसा होता है कि वो डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं होता है, वहाँ पे उसको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो सोशल वर्कर है वो उसकी हेल्प करता है चीज़ों को समझने में, और वो देखता है कि जो व्यक्ति है, जो क्लाइंट है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो किस चीज़ को लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड है, किस तरीके से वो अपना काम करना पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी चॉइस क्या है, उसको देखते हुए क्लाइंट जो होता है वो जो भी इंटरवेंशंस होते हैं उसके लिए, जो ट्रीटमेंट के लिए उसके ज़रूरी है, जो उसकी समस्या है, उसको समझने के लिए वो इस पे काम करता है। और जैसे किसी क्लाइंट का हो सकता है कि 4-5 समस्याएँ एक साथ होंगी, तो ये इसमें समझने में हेल्प करेगा कि कौन-सी समस्या जो है जिसको क्लाइंट को ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रहा है और क्लाइंट चाहता है कि उसको सबसे पहले सॉल्व करे, और उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। ये सारी चीज़ें क्लाइंट को मौका दिया जाता है, उनको इस तरीके से एक तरीके से उनको इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है चीज़ों को, रिसोर्सेज़ को समझने को, कि वो समझ पाएँ और अपना कॉस्ट और बेनिफिट क्या है उसको समझते हुए अपना जो चॉइस है, जो चीज़ भी, वो ट्रीटमेंट हो या चाहे जो भी चीज़ें हो, वो कैसे क्या चूज़ करना है, ये क्लाइंट चूज़ करे, और उसके अंदर ये चीज़ डेवलप की जाए कि वो किसी भी सिचुएशन को बिल्कुल ऐसे इमोशंस में आके ना देखें, बल्कि उस चीज़ को समझे, एनालाइज करे, फिर उसके हिसाब से डिसीजन ले कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो सिर्फ इमोशनल होके किसी चीज़ के बारे में ना सोचे। तो चॉइस थ्योरी जो है वो इस पे फोकस करती है। अगर हम सोशल वर्क की बात करें, एक एग्जांपल लें, तो जैसे सोशल वर्कर है, वो किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा है जहाँ की जो क्लाइंट है उसको ड्रग्स का एडिक्शन है। तो अब ऐसे में ड्रग्स का एडिक्शन है, वो हमेशा उसको ड्रग्स चाहिए, लेकिन जब उसे उस सिचुएशन के बारे में उसको अवगत कराया जाएगा, क्लाइंट को बताया जाएगा कि वो किस सिचुएशन में है और इस सिचुएशन में होने का कारण क्या है, उसके पीछे का मेन प्रॉब्लम क्या है, और इसकी वजह से जो इसका जो नुकसान है वो कितना बड़ा हो सकता है। जब उसको ये सारी चीज़ें उसको इस तरीके से गाइड की जाएँगी कि वो खुद उन चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, और खुद वो देख पाएगा, चेक कर पाएगा कि भाई हमारे इसे इसका जो ये मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, इसके मेरे क्या-क्या नुकसान है, और अगर मैं ड्रग्स यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरी लाइफ़ कितनी अच्छी हो जाएगी, और मैं कितना, मेरी जो पर्सनैलिटी है, जो मेरा लोगों के साथ जो फंक्शन है, सोसाइटी के साथ जो मुझे रहना है, वो सारी चीज़ें, जो मेरा अपना डेली रूटीन है, बाकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें कैसे बढ़िया हो जाएँगी। वो कंपेयर जब करेगा, इन दोनों चीज़ों को समझेगा, तो वो चॉइस खुद लेगा, चूज़ करेगा कि उसे क्या करना है, उसे ड्रग्स लेना है या ड्रग्स छोड़ना है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। एक हो सकता है जैसे कि कोई फैमिली है जो कि गरीबी की समस्या को झेल रहा है। तो ऐसे में जो सोशल वर्कर होगा वो हेल्प कर सकता है कि फैमिली कैसे अपना बजट बनाए, कि वो जो उसी उसी जो उसका जो उस टाइम पे जो इनकम है, उसको कैसे वो इस तरीके से बजट बनाए कि उसमें से वो सही जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो उसको मिले, और साथ ही साथ वो बचत कर पाए, इन्वेस्टमेंट कर पाए, ये सारी चीज़ें वो इसमें सोशल वर्कर हेल्प करेगा कि फैमिली इसके बारे में रैशनली सोचे, वो सिर्फ अपनी रैंडम चीज़ों को देखते हुए ना करें, उसके बारे में अच्छे से कॉस्ट बेनिफिट का अंदाजा लगाए, उस हिसाब से सारी चीज़ों को करें। तो ये चीज़ हमारा आ जाता है रैशनल चॉइस थ्योरी।
इसके बाद हम बात करते हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में। सोशल एक्सचेंज थ्योरी जो होती है ये हमारा सोशल इंटरेक्शन से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप समाज में लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता है, आप लोगों से बातचीत करते हैं और समाज में जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमारी जो ज़रूरतें होती हैं वो सिर्फ हम अपने अपने आप से सारी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते हैं। हमें हर जो व्यक्ति है उसका अलग अलग रोल है, वो अपना काम कर रहा है और फंक्शन इसी तरीके से करता है। सोसाइटी जो होती है वो एक कह सकते हैं एक जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है उसकी तरह तरह से होती है, अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति होता है वो सबके साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा है। अब ये इंटरेक्ट करने का जो उसका तरीका है वो किस तरीके से कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत डिपेंड करती हैं कि व्यक्ति को बदले में क्या चीजें मिलेंगी और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो एक तरीके से जो व्यक्ति है वो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेगा कि जो भी उसका व्यवहार है लोगों के साथ, वो जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, अपने डिसीजन जिस बेसिस पे ले रहा है, उसका कॉस्ट और बेनिफिट क्या है, मतलब कि उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं। इसको देखते हुए जब व्यक्ति अपने जो कॉस्ट है उसको कम से कम, मतलब जिसको नुकसान है कम से कम करता है और कोशिश करता है कि जो उसका फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, तो वो आपका सोशल एक्सचेंज थ्योरी उसके बारे में डिस्क्राइब करती है। इसको सबसे पहले 1950 में उस टाइम के जो समय था उस टाइम में जॉर्ज होमन जो थे उन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो भी व्यक्ति अपना व्यवहार या जो भी चीजें करता है ये उसके कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करके करता है। और इसी का यूज हम सोशल वर्क में देख पाते हैं कि सोशल वर्क में लोगों को इस तरीके से जो क्लाइंट है उसके अंदर ये चीजें डेवलप की जाती हैं कि वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए और उसके हिसाब से ही अपना व्यवहार करें। जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ की कॉन्सेप्ट लें, जैसे रिवॉर्ड है, तो जैसे हमने अभी बात की ना कि कॉस्ट बेनिफिट देखता है, तो यहाँ पे व्यक्ति देखता है जैसे जो भी है इंसान वो अपना किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका पॉजिटिव आउटकम क्या आ रहा है, लोगों के बीच में उसका उसका जो एक पोजीशन है समाज में, जो उसका स्टेटस है वो कैसा है, या लोग उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, उसके बारे में समाज में कैसे बातें हो रही हैं, या लोगों का बर्ताव उसके प्रति कैसा है, अच्छा है या बुरा है। ये सारी चीजें निर्भर करती है कि उसका जो सोशल इंटरेक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है। अगर उसका व्यवहार अच्छा होगा लोगों से तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम आएंगे। लेकिन अगर वही वो देखेगा, वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है कि वो किसी की चिंता नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से जो उसे सही लग रहा है वही कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि भाई मेरा मेरा काम हो रहा है, बाकी मुझे किसी से क्या मतलब। तो ऐसे में क्या होगा, लोग इस चीज को देखेंगे अगर कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब ही हैं, आप सिर्फ काम पड़ने पे ही किसी के पास आ रहे हैं, जो आपको बेनिफिट मिलता है आप उसको लेते हैं, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों के बीच में आपका एक नेगेटिव इमेज बनेगा। तो आउटकम में क्या होगा, नेगेटिव आउटकम आएगा, लोग आपकी हेल्प करने से कतराएंगे, आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करेंगे अगर आपका व्यवहार गलत है। तो ये सारी चीजें आपकी कॉस्ट होती है आपने जो भी इंटरेक्ट किया है उसके बेसिस पे। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका जो एक बिलीव होता है कि उसका जो पर्टिकुलर सोशल इंटरेक्शन है वो किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, समाज में लोगों से बातचीत कर रहा है। वो एक एक्सपेक्टेशंस होती है उसकी कि अगर मैं इस तरीके से व्यवहार करूंगा पॉजिटिव तरीके से तो मुझे इसके ये फायदे हो सकते हैं। तो वो लोगों से क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से घुलेगा मिलेगा, उनसे अच्छे से बात करेगा, जरूरत पड़ने पे उनकी हेल्प करेगा, तो इसका ये बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। और अगर वही कि वो किसी से झगड़ा कर रहा है या जरूरत पड़ने पे किसी की हेल्प नहीं कर रहा तो उसको इसके नुकसान होंगे। तो ये व्यक्ति को पता होता है कि वो जैसा भी व्यवहार कर रहा है, अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो आपको पता है कि बदले में वो व्यक्ति आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से आप बुरे तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आप उस पर गुस्सा दिखा रहे हैं या आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो बदले में वो आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगा जैसे आपने किया है। तो ये चीज इसमें आ जाती है। और जो इक्विटी की बात करते हैं तो ये होता है इसमें कि आपका सोशल इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। अगर आप अपने व्यवहार के प्रति सही तरीके से अपना व्यवहार कर रहे हैं, लोगों के प्रति आपका व्यवहार अच्छा है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर अच्छा नहीं है तो आपको उसका जो नुकसान होगा वो होगा। तो ये इक्विटी इस पे निर्भर करती है। अब सोशल एक्सचेंज थ्योरी का यूज कहाँ पे करते हैं हम, क्योंकि हमने कहा ना सोशल एक्सचेंज, जैसे इसे पता चल रहा है कि हम किसी से कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, सोशल एक्सचेंज सामाजिक आदान प्रदान कर रहे हैं आप। वो व्यवहार हो सकता है आपका
या कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप समाज में लोगों से जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, जैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है, आप अपने घर में हैं, आप लोगों के परिवार में किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, है ना। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आपका क्या व्यवहार है, वो सारी चीजें वहां पे निर्भर करती है। उसी से आपके दोस्त अच्छे बनते हैं या आपके दोस्त अच्छे नहीं बनते हैं, या दोस्तों से आपका झगड़ा हो जाता है। ये परिवार में अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या होगा, परिवार में जब आप अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे तो लोगों का भी आपसे दुराव होगा। लोग कहेंगे ये तो भाई इस तरीके का व्यक्ति है, इससे तो बात ही करने लायक नहीं है, बाकी चीजें जो होती हैं। उसी तरीके से ग्रुप डायनेमिक्स में भी काम करता है। जब आप कहीं पे किसी ग्रुप में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे आपका व्यवहार बहुत निर्भर करता है। आप अगर ग्रुप के मेंबर्स से अच्छे से बातचीत कर रहे हैं तो वहां पे ये चीज आपकी काम में आएगी। आप एक सोशल वर्कर हैं तो आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करेंगे। अगर आप इक्वली ट्रीट कर रहे हैं लोगों को तो लोग आपको उस तरीके से देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है बहुत ही सामान्य व्यक्ति है, ये सबको बराबर व्यवहार करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो लोग आपसे मिलना जुलना चाहेंगे और अपनी समस्याओं को आराम से आपके पास रख पाएंगे। वो आपसे बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम बताना चाहेंगे और फिर जो जिस तरीके से आप उनको गाइड करेंगे वो कोशिश करेंगे उस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनके साथ जब आपको काम करना होगा तो आपका व्यवहार उस पे सब कुछ निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। इसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे आप समाज में जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, आपका फैमिली है, स्कूल है, या आपका इकोनॉमिक कोई ऐसी संस्था है या फिर राज्य है, आपका वो जो भी वहाँ पे व्यवहार, आप जिस तरीके से समाज में देश में अपने व्यवहार कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी वैसे ही लोग जान रहे हैं, वैसे ही आपकी इमेज बन रही है, उसी तरीके से लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं, उसी तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो आप जो दे रहे हैं किसी को, बदले में आपको वही चीज मिलेगी। ये चीज ये थ्योरी बताती है। तो व्यक्ति को, जो क्लाइंट या जो भी है, उसको ये चीज बताया जाता है कि आप अपने सोशल इंटरेक्शन को, अपने जो व्यवहार को, वो कैसे सही करें और कैसे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल हो पाए समाज में और बाकी लोगों के साथ, और इन जो इसके जो नुकसान है या फिर जो भी डिसएडवांटेजेस है उसको कैसे कम किया जा सके। तो ये सारी जो थियरीज थी आज हमने बात की, सोशल वर्क की प्रैक्टिस में यूज होती थी। आगे हम सोशल वर्क प्रैक्टिस में जो मॉडल यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोग, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बाकी मॉडल्स के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको हमारा ये जो थ्योरी का सेशन, ये वीडियो जो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम टॉपिक में कवर कर सकते हैं तो हमें कमेंट में आप वो मेंशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।